देखो, आज हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके पास बस एक रो हो और उसमें कॉलम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन रो बस उसके पास एक होना चाहिए। जैसे ये, इसके पास बस एक रो है, कॉलम 3 है लेकिन रो बस एक हो, उसमें बस एक रो होना चाहिए, कॉलम कितना भी हो। फिर इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास बस एक कॉलम हो, रो कितना भी हो, 2 3 4, एक कॉलम है, इसमें रो 3 है लेकिन कॉलम तो एक है, तो कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके पास बस एक कॉलम हो, रो कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम होने चाहिए। जैसे ये, जैसे ए बी सी डी, ठीक है, इसमें कितने रो हैं? एक रो, दो रो, कितने कॉलम है? एक कॉलम, दो कॉलम। तो इसको ऑर्डर क्या हो जाएगा? पहले रो इंटू कॉलम करते हैं, तो रो कितने हैं? दो, कॉलम कितने हैं? दो। तो इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, इसके पास रो कितने हैं? एक दो तीन, तीन रो है। कॉलम कितने हैं? एक दो तीन, तीन कॉलम है। मतलब रो इंटू कॉलम, मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होते हैं उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। मतलब अगर कोई भी मैट्रिक्स प्रूव करना है कि डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब उसके बाद सेकंड ये देखेंगे कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम है कि नहीं। मतलब वो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स जैसे कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। मतलब कि ये देखो, हमारा जो ए आई जे है वो इक्वल होना चाहिए। ए आई जे में हमारा आई जे दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 1 1 इक्वल है, यहाँ पर 2 2 इक्वल है, 3 3 इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हुए। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहला तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के और सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो हों, ठीक है। और अगर बोलेगा कि जैसे 1 2 3 4 हैं, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स बताओ, तो ये नहीं हम बोलेंगे कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि नहीं। और एक और ले लेते हैं, जैसे कि 2 3, ये नहीं बोलेंगे कि इसमें हम डायगोनल एलिमेंट्स नहीं निकाल सकते क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन हम इसमें डायगोनल एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आई जे दोनों सेम होते हैं, मतलब रो और कॉलम सेम है। तो इसमें ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, किसमें ये, क्योंकि ये A11 है, इसमें रो कॉलम सेम है। और ये डायगोनल एलिमेंट है 4, क्योंकि ये A22 है, इसमें भी रो कॉलम सेम है। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 और 4, ठीक है। अब इसके बाद नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हों, ठीक है, वो हमारा नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स होता है। यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जिसमें हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे 1 होने चाहिए, तो वो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स हो गए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि ये 1 1 0 0, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 हैं और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जैसे कि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम है और डायगोनल एलिमेंट्स 1 है। तो ये हमारे कौन सी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। फिर उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स भी होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। और स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम हो। जैसे कि 2 0 0 2, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये सेम हैं। या फिर 0, जैसे कि 3 0 0 3, इसमें भी डायगोनल एलिमेंट सेम है, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हो, ठीक है, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के और सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होते हैं जिसके में जैसे डायगोनल के ऊपर तो एलिमेंट्स होते हैं लेकिन उसके नीचे सारे जीरो होते हैं। जैसे कि ये डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे मान ले रहा है 1 2 3, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब अपर में तो एलिमेंट्स होंगे 4 5 6।
लेकिन डायगोनल के अपर एलिमेंट्स होंगे, लेकिन उसके नीचे हमारे सारे जीरो होंगे। वो होता है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह सॉरी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि नीचे तो एलिमेंट्स होंगे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, ठीक है, क्योंकि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे नाम से याद कर सकते हैं, लोअर मतलब लोअर में एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये 1 2 3 ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है, तो लोअर ट्रायंगुलर मतलब लोअर में एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि 4 5 6। और डायगोनल ये डायगोनल एलिमेंट्स के लोअर में एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन ऊपर जीरो होने चाहिए। ये हमारे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं? जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसका सम ले लेते हैं, वो होता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे एक मैट्रिक्स है 1 4 -3 5। अगर हमें बोले कि फाइंड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसका सम ले लेंगे, 1 + 5 = 6। ये हमारा हो गया ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। फिर क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ऐसे ए टी से या फिर ए ऐसे डैश से ऐसे ट्रांसपोज को लिखते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता है? जो रो होता है वो कॉलम बन जाता है, जो कॉलम होता है वो रो बन जाता है। जैसे 1 2 3 4 है, तो अगर ये एक इक्वल टू इतना, अगर हमको इसका ट्रांसपोज करना है तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? ये कॉलम है, ये रो बन जाएगा, मतलब कि ये ऐसे लिखेगा 1 2, ये हमारा क्या है? कॉलम, कॉलम है, ये रो बन जाएगा ऐसे 3 4, ये वाला ऐसे हो जाएगा और फिर ये वाला ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो हमारे कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए निकालते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स नहीं हुआ तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ही हो जाएगा। मतलब ये जो कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स है वो हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 1 + i 2 + i, ठीक है। अगर इसका हमको कंजुगेट निकालना, और कंजुगेट को हम कैसे लिखते हैं? ए के ऊपर ये बार, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो अगर हमें ए है और ए का बार फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? जो ये हमारे ये रहेंगे, जो ये आई है उसके आगे जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे ये 1 1, ये 1 तो ऐसे रहने दो। ये क्या है? आई के आगे पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? आई के आगे नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 2 - i, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव है तो 1 - i, और ये आई है तो ये -i। ये होता है हमारा कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब कि जैसे ए एक मैट्रिक्स है 1 + i 2 3 + i 3i, ये है। तो बोले फाइंड द ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। पहले ट्रांसपोज करो, तो ट्रांसपोज करें क्या होगा? जो रो होगा वो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 + i, यहाँ पे इधर आ जाएगा 3 + i 2 3i। पहले ये हो गया। ट्रांसपोज करने के बाद उसका कंजुगेट निकालो, तो कैसे लिखेंगे? ये ट्रांसपोज किए फिर कंजुगेट, तो क्या हो जाएगा? ये ट्रांसपोज तो कर लिया, इसका कंजुगेट निकालेंगे, मतलब जो आई के आगे जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, मतलब 1 - i, ये 2 तो वैसे ही रह जाएगा, 3 - i और ये -3i, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? जैसे उसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे। ये 1 2 3 4 है, तो बोले और डिटरमिनेंट को लिखते कैसे हैं? ऐसे। ये फाइंड करो। डिटरमिनेंट क्या करते हैं? इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 3, और फिर लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा? 4 -3 × 6, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2, ठीक है। या फिर 1, अगर 3 रहा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे रहा तो, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं? पहले फर्स्ट ऐसे कर रहे हैं, फर्स्ट को छोड़ो, इसको ऐसे से छोड़ो, ये लिखो 5 6 8 9, फिर माइनस इसको छोड़ो, तो क्या हो जाएगा? 4 निकालो बाहर, इसको छोड़ो, तो हो जाएगा 2 3 8 9, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इस 4 को छोड़ो और ये ऐसे पूरा छुपा लो, तो क्या बचा? 2 3 2 3 और 8 6, 2 3 8 9 8 9, फिर प्लस 7 को छोड़ो और ऐसे ऐसे छुपा लो, तो क्या बचा हमारा? 2 3 5 6 बचा ना।
2 3 5 6, ठीक है। फिर अब हम ये जानते हैं कि 1, अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो इसको हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हम लिख चुके थे ना, कि यहाँ तक लिख चुके थे ये ऐसे 1 5 6 8 9 -4 2 3 8 9 +7 2 3 5 6, यहाँ तक हम लिख चुके थे। अब इसके बाद क्या करते हैं, 1 को ऐसे छोड़ो। अब हम अभी हम 2 का डिटर्मिनेंट खोलना सिखाए थे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 5 × 9 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6 × 8, फिर यहाँ माइनस है, 4 को छोड़ो, फिर 2 × 9 -3 × 8, फिर प्लस 7 को छोड़ो, 2 × 6 -5 × 3, फिर इसको सॉल्व कर दो, ऐसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। फिर क्या होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट खोल रहे हैं और वो 0 के इक्वल आ रहा है तो वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। और अगर हम डिटर्मिनेंट खोल रहे हैं और वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो वो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, जैसे कि एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 2 3 0 3 2 1 4 3, ऐसे एक कोई मैट्रिक्स है। बोले कि माइनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करो, ठीक है। तो बोले फाइंड द माइनर्स ऑफ A11, A11 का माइनस फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, A11 का रो और A11 का कॉलम छुपा लेंगे, ठीक है। तो A11 का रो और A11 का कॉलम छुपाएंगे तो क्या बच रहा है हमारा 3 2 4 3। तो हमारा माइनस A11 का माइनस कैसे आएगा, उसका रो कॉलम छुपाने के बाद हमारा क्या बच रहा है 3 2 4 3, ठीक है। अब ये हमारा माइनस हो गया। इसी तरह माइनस अगर बोले कि A12 का माइनस निकालो तो A12 का रो कॉलम दोनों छिपा लो, तो क्या बच रहा है 2 3 4 3। तो A12 का हमारा माइनस क्या हो गया, ऐसे छुपाओ तो क्या आ रहा है 2 3 4 3 2 3 4 3। अब इसको हम बताए ही थे सॉल्व करना कि 3 × 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व कर दो तो माइनर आ गया, ठीक है। उसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व कर दो तो ये इसका माइनस आ गया। इसी तरह हम किसी का भी माइनस फाइंड कर सकते हैं। ये 1 1 होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 1 2 होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 1 3 होता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये A21 होता है A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर ये A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना हो तो अगर तुमको बोले कि A11 का कोफैक्टर निकालो तो फॉर्मूला होता है -1 A11 है ना, ये क्या है, ये तो I है और ये J है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। देखो अगर कोफैक्टर बोले AIJ का कोफैक्टर फाइंड करो तो -1 एक IJ है तो I + J और जो हमारा माइनर हम निकाले हैं IJ का, ठीक है, ठीक है। जैसे बोले कि अगर A11 का हमें कोफैक्टर फाइंड करना है तो A11 तो फॉर्मूला होगा -1 A11 मतलब 1 + 1 और माइनस हम निकालना भी सिखाएंगे, ऐसे निकाल लेंगे। तो इसका माइनस कितना आया है 3 2 4 3 3 2 4 3, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब तो ये हमारा 1 हो जाएगा और 1 × इतना मतलब बस यही हो जाएगा 3 2 4 3। और इसको कैसे खोलते हैं वो तो यहाँ पर हम बता ही दिए हैं, ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि इसको कैसे, अगर एक कोई ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लें और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स जब हम निकालते हैं ये बस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। इसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में जब वो करेंगे कि बहुत सारे एग्जांपल लेंगे सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स के, तब कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं और वो निगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स आ रहा है तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है।
या फिर जीरो के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए या फिर जीरो के इक्वल होने चाहिए। इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद हमारा आता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? हर्मिशियन मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, अगर हम किसी मैट्रिक्स का, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालें फिर उसका ट्रांसपोज ले, ठीक है, और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसे हम हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से करेंगे, लेकिन अभी एक एग्जांपल कर लेंगे। जैसे कि एक मैट्रिक्स है, मान लो एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस आई, 1 प्लस आई, 2 माइनस आई, 2 आई, 1 माइनस आई 3। अब पहले इसका क्या करना है? पहले कंजुगेट निकालना है। तो कंजुगेट निकालने के लिए हम क्या बोले हैं कि जो हमारे आई वाला हो उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो 1 में तो आई है ही नहीं, तो 1 ही होगा। 2 में आई है तो इसका साइन चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस आई, ये हो जाएगा 1 प्लस आई, ये हो जाएगा 2 माइनस आई, ये हो जाएगा 1 माइनस आई, ये 2, ये माइनस आई, ये 3। ये ट्रांसपोज हो गया। ये कंजुगेट हो गया। कंजुगेट करने के बाद ट्रांसपोज करो। ठीक है, ये कंजुगेट जो आया है उसको ट्रांसपोज करो। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 माइनस आई, यहाँ जा रहा है 1 माइनस आई, फिर 2 प्लस आई, 2 माइनस आई, 1 प्लस आई, आई 3। ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स से सिमिलर है, सेम है, सिमिलर नहीं सेम है एकदम। तो हमारा इसमें क्या है, ए का जब हम कंजुगेट करके ट्रांसपोज ले रहे हैं वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो ये हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इसी तरह स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम कंजुगेट लेकर फिर ट्रांसपोज लेते हैं वो -1 इक्वल आएगा, वो हमारा होता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल हम इसकी वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो अब हम देखेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, या फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज किए या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए की वो आइडेंटिटी के इक्वल आया तो वो मैट्रिक्स हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए जो ए का इन्वर्स होता है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। और ए का इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो बाद में सुनेंगे। फिर क्या होता है? यूनिटरी मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम अगर ए का मल्टीप्लाई किए उस मैट्रिक्स का कंजुगेट करके फिर उसका ट्रांसपोज करके, ठीक है, या फिर उस ए का हम मल्टीप्लाई किए पहले इससे, जैसे कि ए मल्टीप्लाई किए ए कंजुगेट ट्रांसपोज से, या फिर ए कंजुगेट ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई किए ए से और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, तो वो हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स होता है। और इसके लिए जो हमारा ए इनवर्स होता है वो ए कंजुगेट ट्रांसपोज के इक्वल आता है। फिर उसके बाद होता है एडोम्पिटेंट मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आता है। फिर उसके बाद होता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है अगर ए अल्फा प्लस 1 इक्वल टू ए, मतलब अल्फा कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, अगर ये हम लेते हैं और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो वो हमारा पीरियोडिक मैट्रिक्स। फिर उसके बाद नील पोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, ठीक है, कोई भी मतलब उसका स्क्वायर कुछ भी ले रहे हैं वो जीरो के इक्वल आ रहा है तो वो हमारा नील पोटेंट मैट्रिक्स। फिर उसके बाद हमारा इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका इसमें स्क्वायर ले रहा है और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल आ रहा है तो वो हमारा इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होता है।